ठीक है, जल्दी वीडियो कर रही बैठ जाओ। ठीक है, बंद कर दिया। इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ठीक है, मैंने कल आपको जो बच्चे लिख गए थे उनको मैं बता दिया था कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस ऐसे है जैसे कि किसी वैज्ञानिक ने देखा कि जैसे कि आपने मैट्रिक्स वगैरह पढ़े, ये तो हम मैथ में पढ़ते हैं नॉर्मली, लेकिन आप लोग को कैसे आपके बीकॉम में यूज होता है। एक्चुअली ये पूरा टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बोलूँ या हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे होते हैं मास्टर करते हैं उनमें आता है ये कंप्लीट। बट आप बीकॉम कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है। तो इसको ढूंढा था या बनाया था लियोन टिफ। लियोन टिफ ने बनाया था 1951 में। ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। चलो ये मैं नहीं लिखता हूँ, मैं भी शायद 1951 में बनाया था। चलो, तो ये जो साइंटिस्ट है इसको कई बार ऐसे ही आपको मिल जाएगा, लियोनटिफ का मॉडल। ठीक है, तो आपको इनपुट आउटपुट एनालिसिस मिले या इनपुट आउटपुट मॉडल ऐसा मिल जाए, नहीं वही समझ में। देखो, अगर ये यूज कैसे होता है, सबसे पहली बात तो ऐसे कहते हैं जैसे हम, अगर मैं कहूँ आपको कि एक इंडस्ट्री है वो अ, जैसे एक महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आपने सुना ही होगा रियल लाइफ एग्जांपल में। तो क्या वो जो गाड़ियां बनाती है अपनी, या थार बनाती है या ट्रक बनाती है या कुछ भी बनाती है, तो क्या वो सारे प्रोडक्शन खुद ही करती है? अलग अलग कंपनियों के साथ अरेंजमेंट कर रखा होगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रखा होगा। तो वो जो कोऑर्डिनेट किया हुआ है उसी चीज के बारे में इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, जहाँ ये मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल है। ठीक है, कि कैसे कैसे होता है। अगर मैं देखो, अगर मैं बोलूं कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, महिंद्रा है, ठीक है, ये इंडस्ट्री है मान के चलो। ठीक है, इसने मान लो मैं बोलूं कि स्टील लेना है, गियर बनवानी है ना, स्टील लेना है या गियर बनवाना है, गियर भी लगते हैं ना उसमें, या कोई और टायर्स हो गए, टायर्स हो गए। ठीक है, तो क्या ये स्टील खुद बनाएगा? ठीक है ना, ये किसी और से लेगा, कोई और इंडस्ट्री है। अब मैं इसको ना एम एंड एम लिख देता हूँ बिकॉज इतना बड़ा एम एंड एम, आप समझ गए ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो स्टील वो किसी और से लेगा, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लिख के, इंडस्ट्री लिख दिया मैंने। ठीक है, उसको बनाना है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को गाड़ी बनाना है। तो वो स्टील लेगा, मान लो कुछ स्टील लेगा, कुछ गियर लेगा, कुछ टायर्स लेगा, और भी बहुत सारी मटेरियल्स होंगे जो चाहिए होगी एक गाड़ी बनाने के लिए, है ना। अभी जो दूसरी कंपनी, अब ये तो है नहीं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोई और भी कंपनी है जगह, तो इसको मैं कह देता हूँ ये वन है कंपनी, ये दो है, और ये तीन है, और ये चार है, और ये इनके, ये वो है, ये इधर भी। मान लो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो स्टील स्टील प्रोडक्शन करती है, तो मैं यहाँ पे वन ले लेता हूँ। गियर दूसरी कंपनी बनाती है, और टायर तीसरी कंपनी बनाती है, ये एन तक जा सकता है जितने मर्जी हो। अभी जो स्टील प्रोडक्शन है इसने महिंद्रा एंड महिंद्रा को ही बेचना है, स्टील प्रोडक्शन जो कि महिंद्रा है। ठीक है ना, वन लिखा हुआ है मतलब महिंद्रा। इसने मान लो इंडस्ट्री टू को कुछ बेचा, है ना, स्टील, या इंडस्ट्री टू में जरूरत पड़ी या थ्री में जरूरत पड़ी, तो उसने उसको बेच दिया कुछ, 500 किलो बेचा, ऐसे ले लो। ठीक है, इसको बेचा 100 किलो। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप कहोगे कि ये तो महिंद्रा है, उसको क्या स्टील की, वो तो खुद प्रोडक्शन कर रहा है, ये प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये परचेज मतलब ये खरीद रहे हैं ना, ये देखो, ये दो ने इसने खरीदा है, ये समझ रहे हो। अब जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मान लो अपने लिए कुछ स्टॉक रखना चाहता है, स्टॉक मतलब समझते हो, अपने लिए उसने रख लिया सामान कि नहीं, बाई चांस कुछ कमी के कारण मुझे
मतलब मान लो प्रोडक्शन रुकी है, तो मैं अपना काम तो चला लूंगा ना, गोदाम वगैरह बना लेते हैं। तो उसने वहां पे रख दिया, मान लो यहाँ पे रख दिया इसने, 100 किलो रख दिया, ठीक है। अब जो गियर्स हैं, ये दूसरी फैक्ट्री ने बनाई है, किसने बनाई है, कोलैबोरेशन है ना आपस में, ये सारे कोलैबोरेट हो रखे हैं। जैसे हमारी जो, मैंने एमसन गियर में काम रखा है, कर रखा है, तो उनका कोलैबोरेटर ओशो फोर्ज है। ओशो यहाँ पे है, अपनी चंडीगढ़ रोड पे है, ऊंची मंगली के पास है ओशो फोर्ज। तो उनके साथ वो रॉ मटेरियल वहां से यहाँ उठाते हैं गियर बनाने के लिए। और एमसन गियर किसको बेचता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को। तो आप रियल एग्जांपल से कनेक्ट कर पा रहे हो। एमसन गियर जो, ये जो गियर कंपनी है जो गियर बनाती है, वो किसको बेचती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को और अदर्स कंपनी को, क्योंकि और भी है ना महिंद्रा के कंपटीशन में जो गाड़ी गुड़ी बनाते हैं। तो इस हिसाब से चलता है। आगे जो गियर वाली है, जरूरी तो नहीं कि एक ही कंपनी को देगा, किसी और को भी दे सकता है। जैसे कि एमसन गियर के हिसाब से ले लो, एमसन गियर तो है कंपनी है, इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री, उनका ग्रुप है, 7-8 लोगों का ग्रुप है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे ग्रुप वाइज आपको बता रहा हूँ। तो ये जो गियर है, मान लो इसको ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो गियर पीसेस में जाएंगे, है ना। मान लो इसने 10 के पीसेस मंगा लिए, एक महीने में, एक साल में, जो भी है मंगा लिए इतने, बस एक नंबर एज्यूम कर लो, मंगा लिए इसने। 2 के मंगाए हैं, इसने अपना स्टॉक जो रखा है वो 2 के पीसेस रखा है, के मतलब समझ लो ना, हजार, यहाँ पे किलो रखे नहीं है, ठीक है, पीसेस रखे हुए हैं। और जो इसने 3 को बेचा है, वो बेचा है 5 के पीसेस, ठीक है। 5,000 पीसेस बेचा है, अपने लिए 2,000 पीसेस रखा हुआ है कि बाई चांस मेरी इंडस्ट्री में कोई कोई भी फॉल्ट आ गया, तो मैं इनका प्रोडक्शन नहीं रोक सकता, इनको अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं दे सकता हूँ, बस इसलिए। ये समझ में आई। अब जो टायर्स कंपनी है, उसने, चलो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, बट आप ट्रांसपोर्ट कर लो टायर्स की जगह, कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही है ना हर एक कंपनी को। मान लो महिंद्रा एंड महिंद्रा को इससे लेना है, तो अपनी गाड़ी भेजेगा। तो ऐसा है नहीं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी गाड़ी तो रखी होती कंपनी की, बट उसका भी कोई अपना काम होगा, तो वो ट्रांसपोर्ट से भी डील करके रखते हैं, ट्रांसपोर्टर से। आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपने भरा होगा, आप काम करते होगे जहाँ पे, तो देखते होगे ट्रांसपोर्टर जो आते हैं वो एक बिल लेकर आते हैं, फिर उसको भी पास किया जाता है, उसको भी पैसे दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से मान लो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर के साथ इसका डीलिंग है, ठीक है। इसने बोला कि भाई मुझे 50 ट्रक चाहिए, है ना, क्योंकि इनका बहुत सारे अदर के साथ कोलेबोरेशन होगा। तो इन्होंने बोला कि मुझे इतनी की जरूरत है, ट्रांसपोर्टर ने भेज दिए इतने ट्रक। अब ये बोला कि भाई मुझे और भी चाहिए, तो ये छोटी कंपनी हो को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज कम कम ले रहा है, तो मैं इसको कह दूं कि 10 ट्रक चाहिए उसको। नंबर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब मैं इसको बोलूं कि इसको चाहिए 8 ले लो ट्रक्स। तो मैंने ये क्यों बताया, मैंने आपको दिखाया कि एक जो प्रोडक्शन कंपनी है, जो कि इन्हीं में से कोई है, जो कोलैबोरेशन है, मतलब पूरा टेबल एक दूसरे से मैच है। मान लो ना, स्टील ये कर रहा है, जो गियर है वो ये कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट है वो ये कर रहा है। तो आप जब देखो कि जब हम रो वाइज देख रहे हैं, पहली बात तो ये जो पूरा रो है, ये सेल्स के ऊपर है, इसने बेचा। अब सेल और उसके बारे में पता ही होगा आपको, इसके बारे में पता ही होगा, सेल्स परचेज। और जो ये है, इसने पूरा खरीदा, ये कंपनियों ने, इन्होंने खरीदा, परचेज किया, ठीक है। आ रहा है ना समझ, अब बीकॉम वाली भाषा में हम आ गए मैथ से वापस, तो शायद आपको समझ में आ रहा हो। अब ये सेल्स है और ये परचेज है। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा को बहुत सारी जरूरत पड़ती है, नेसेसरी ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, मान के चलो। तो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक गाड़ी बनानी है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, कितने चीजों की जरूरत पड़ जाएगी, या और भी चीजों की, मतलब इतने की तो पड़ेगी पड़ेगी, मान के चलो हम चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, जो स्टील प्रोडक्शन जो बेच रहा है, वो एक रो है, ये रो है ना। यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो सेम है, मतलब इसने इस कंपनी को बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, खरीदा किसने, एक ने, दो ने, तीन।
जो गियर है इसके भी देखो पीसेस हैं सारे। बट जो कंपनीज है जिनको प्रोडक्ट बनाना है, अब यहाँ पे कौन सा आता है, प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन बनाना है, प्रोडक्शन किसके बेस पे होता है, वो तो ये तो हमारे पास आ गया, किसके बेस पे, डिमांड के बेस पे होता है ना, कि कंज्यूमर जो है, जहाँ मार्केट में क्या डिमांड है उसके हिसाब से होगा। जैसे मान लो इतनी चीजें तो महिंद्रा ने कुछ डिमांड करी होगी, तो आप यहाँ से देखो कि ये जो इतनी चीजें हैं ये किस लिए यूज हो रही है, प्रोडक्शन के लिए, वो डिपेंड कर रही है डिमांड पे। अब डिमांड चेंजेस भी होती है तो वो आगे बात करेंगे, डिमांड चेंज होगी तो क्या होगा। चलो यहाँ मैं कहता हूँ प्रोडक्शन करने के लिए, क्या लिख दिया मैंने, प्रोडक्शन करने के लिए 8 चीजों की नेसेसरी है। तो यहाँ पे यूनिट के चेंजेस है, अलग अलग पीसेस, ठीक है। अब आप ये चीज समझ गए। अब मैं रियल आता हूँ, इसको मैट्रिक्स से कैसे करते हैं डील, ठीक है, मैट्रिक्स से डील कैसे करेंगे। चलो अजम्पशन पढ़ लेना। यहाँ पे शायद जो टेबल बना हुआ है वो मैं शायद अब ऐसा बनाऊं, ठीक है। चलो इसका फोटो खींचना, फोटो खींच लो, या या तो लिख तो नहीं पाओगे। हो गया। चलो अब मैं यही डाटा वैसे बनाऊंगा। मान लो इंडस्ट्री है, ठीक है, 1 2 3 एन तक कोलेबोरेशन है उसकी, 1 2 3 एन तक कोलेबोरेशन। यहाँ पे जो ये है, इसने कोई मटेरियल बनाई, ठीक है, वो क्या था, एक्स, ये बेचा और इसने खरीदा, तो बेचने वाला यहाँ, खरीदने वाला यहाँ, याद रहेगा। अब ये क्या आएगा, बेचने वाला खरीदने वाला, बेचने वाला खरीदने वाला, और ये, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, एन यहाँ करता हूँ, बिकॉज मुझे डिमांड वगैरह भी बतानी है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा बेचने वाला खरीदने वाला, है ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा बेचने वाला खरीदने वाला, दो दो आएगा यहाँ, इस हिसाब से चल रही चीजें। अब यहाँ पे 2n आएगा ना, खरीदने वाला n नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा यही चीज, और यहाँ पे भी मैं सीधा लिख देता हूँ एक्स एन 1, एक्स एन 2, एक्स एन 3, एक्स एन एन। इतनी चीजों में कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ, समझ में आया। आगे अब मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि डिमांड, पहले पर यूनिट की बात कर लेते हैं, नहीं पहले मैं डिमांड ही बता देता हूँ। मान लो डिमांड है, डिमांड की स्पेलिंग, डिमांड ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, डिमांड है, और यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट। आउटपुट क्या मतलब, डिमांड पूरी करने के बाद टोटल कितना क्या बना क्या नहीं बना वो चीज, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड है मान लो, अब मैं ये चीजें, चलो यहाँ डिमांड है मान के चलो कि मुझे इतनी स्टील चाहिए, मतलब इसकी डिमांड है। यहाँ पे मैं डिमांड ऐसे लिख दूं, x1। अब x1 क्या है, x1 जब भी आपको दिखे इसका मतलब है ये जितने भी चीजें हैं इन सब का प्लस, नहीं सॉरी यहाँ डिमांड D1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे x1 लिख देता हूँ, जो आउटपुट है वो x1 निकलेगा ना। कहने का मतलब कि x1 क्या है, जैसे मान लो ये जब प्रोडक्शन, ये जब ऑर्डर देगा इन सारी चीजों का,
तो कुछ आउटपुट निकलेगा ना, कुछ चीजें बनाएंगे। ऐसे डिमांड, अभी डिमांड नहीं बताता हूँ, डिमांड बिकॉज वो है, क्या बोलते हैं, ओपन मॉडल है कोई, ठीक है, उसमें आ जाएगा डिमांड। अभी मैं सीधा आउटपुट लिख लेता हूँ कि जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, x1 आएगा। x1 क्या है, इन सब चीजों का प्लस, ओ सॉरी, इन सब चीजों का प्लस, ठीक है ना। x1 मतलब कंपनी 1 ने डिमांड करी थी, x2 ने कंपनी 2 ने की थी, ठीक है, xn ने कंपनी n ने, मतलब सारी चीजों का प्लस। अगर मैं आपको बोलूं, अब यहाँ पे कुछ नंबर डाल दूं मैं, नंबर डाल देता ना, x1 वैसे निकाल नहीं पाओगे, नहीं तो चलो दिखाता हूँ। अगर x1 हमारी को वो है ना, मतलब कंपनी ने मांगा है, ठीक है, तो उसे क्या चाहिए, पहली मान लो यही है, तो x11, ठीक है, ये चाहिए, मतलब x1 ने डिमांड की है, तो इसको मतलब इसने की है ना, तो मैं कह दूं कि यूनिट अगर निकालो, यूनिट का मतलब होता है एक सिंगल के ऊपर निकालो, तो क्या आएगा। तो अगर मुझे x1 निकालना है ना, तो मैं एक यूनिट का पहले निकालूंगा, एक यूनिट में कितना खर्चा पड़ रहा है। जैसे मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, जैसे आप कहते हो 100 रुपए की चीज ले रहे हो, है ना, 10 सामान ले रहे हो 100 रुपए का, तो आपको एक कितने का पड़ा, 10 का। आपने काउंट कर दिया ना, कैसे किया, 10 के ऊपर 100 के ऊपर 10 से डिवाइड किया। सिमिलरली अगर मुझे एक लेना हो यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, x11 को क्या करूंगा, x1 से, जो टोटल आया है मेरा, टोटल नहीं मतलब, ठीक है, ऐसा आएगा। तो इसका खेल याद रखना। अगर मैं अब यहाँ पे बोलूं कि y है, या मैं बोलूं कोई नंबर और है, जैसे कि मतलब ये मल्टीपल में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक बार मल्टीपल निकाल लेते हैं, एक सामान हमने निकाल लिया, जैसे 100 रुपए के सामान है, 10 मिल रहे हैं हमें, है ना, तो एक कितने का पड़ा, 10 रुपए का। तो अब मुझे 100 भी लेना हो तो मैं या 50 ही लेना हो तो मैं क्या करूंगा, उस 10 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ पा रहे हो ना, ये बीकॉम वाले हो, ठीक है, समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ y ले लूं, तो अगर मुझे y का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो यूनिट पर यूनिट है मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा y से, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा। तो यूनिट का खेल याद रखना, मतलब यह मैं बोलूं कि एक निकालना जरूरी होता है, इसलिए हमने एक निकाला है कि हमें मल्टीपल का कितना भी मैं ऐड कर लूं उसका पता लग जाए, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब आप में है कुछ चीजें, कुछ चीजें हैं, नहीं चल रहा है अभी, पता नहीं क्या हुआ इसको, चल नहीं रहा है, ठीक है। अब मैंने इसमें कर दी डिमांड ऐड। अब डिमांड ऐड क्यों की है, कहने का मतलब, मान लो डिमांडें चेंज भी होती है ना, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि मुझे एक थार बनानी है, तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए, फिर इन्होंने बोला कि नहीं मेरा डिमांड अब चेंज हो रहा है, मुझे एक ट्रक बनाना है, तो ज्यादा मटेरियल चाहिए होगा, चीजें समझ पा रहे हो ना, तो डिमांडें चेंज होती है, तो मैं यहाँ पे एक डिमांड का कॉलम ऐड करने वाला हूँ, उसी से हम पूरा ये जितना है ना, ये जितना वो सारा समझ लेंगे, ठीक है। आप लेट आए हो, ओके, ठीक है, फंस जाओगे पर देखते हैं। चलो, यहाँ पे मैं लिख दूं डिमांड है, या कंज्यूमर ने मंगाया है या किसी और ने मंगाया है, और यहाँ पे तो आउटपुट आएगा ही बिकॉज हमें चाहिए ही। तो अगर मैं डिमांड यहाँ पे कर दूं कि अब नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर ले लूं, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, पहले डिमांड मान लो जो मेरा रिजल्ट है वो x1 ही है, तो कोई चेंजेस आएगी, जितना था, जितना पहले मंगाया था वही है हमारे पास डिमांड। लेकिन अब मैं डिमांड चेंज करूंगा, अब यहाँ पे x1 नहीं, मैं कहूंगा कि कोई और नंबर ले लेते हैं, क्योंकि डिमांड जो चेंज होगी ना, तो चेंज होगा ना, जैसे 2 है या 20 है, जैसे स्टील की डिमांड इसके पास 20 है, इसकी डिमांड जो है कुछ और है, टायर से उसकी डिमांड कुछ और है, तो चेंज होगी।
तो x से चेंज होगा कुछ, है ना। तो मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ या z ले लेता हूँ, जो भी आप वेरिएबल कहोगे वो मैं ले लूँ, वेरिएबल मतलब जो भी नाम कहोगे। चलो d1 ले लो, ठीक है। डिमांड d1 का मतलब ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, ले लो यार, d2 हो गया, तो dn, ये डिमांडेड हुई है चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या निकलेगा, जैसे ये मैंने चेंज का ही बता दिया कि मान लो पहले एक था, तो जो चीजें थी हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि ये वैल्यू है ना, तो यहाँ पे x1 था, है ना। तो जो डिमांड होती है वो आ जाएगी, जैसे डिमांड है y की, डिमांड इसने कर d1 है, d1 y है एक्चुअली देखा जाए तो। अभी कैसे है मैं बताऊंगा, मैट्रिक्स जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे तब चीजें समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, आ जाओ पेज नंबर 32 पे, थोड़ा पता लग जाए आपको, या आ जाओ यहाँ पे -1, जो माइनस लिखा हुआ है उस पर मत जाना, ठीक है, उस पर मत जाना, बस आप ऐसे ध्यान दो कि चलो ये चीज समझ में आई, डिमांड है तो यहाँ पे कुछ और चेंजेस होगा, एक्स की जगह यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, 1 की जगह, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको मैं मैट्रिक्स में थोड़ा बताता हूँ, इसलिए हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, यही सब चीजों के लिए हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक है। चलो मान लो एक मैट्रिक्स है, उसको मैं ए कह देता हूँ, और यहाँ पे A11 है, और A12 है, और A13 है, और A1n है, वैसे ही यहाँ पे A21 होगा और AN1 होगा, है ना। तो आप देख पा रहे हो, अब वो x वाले से मैच कर रहा है ना, वैसे ही बनाया था मैंने। चलो N1n ठीक है, और यहाँ पे ANN आ जाएगा, सही है, यहाँ पे आ जाएगा AN2 AN3, सेम ही है बाकी। अब जो हमारे वो थे, डिमांड्स थे, जो डिमांड्स थे हमारे, हाँ, वो भी तो लिखने हैं ना यहाँ पे, जो एक्चुअली में चेंजेस हुए। तो डिमांड्स मान लो मैं यहाँ पे ये कह दूं, पहले पहले जो पहले हमने किया था ना, पहले जो एक्स वन लिया था, x2 लिया था, तो कंपनी ने वैसे ही डिमांड किया, नॉर्मल जो करता आया वो, है ना, चेंजेस नहीं है, तो उसको मैं x1 कह दूं, या मैं कह दूं x2 xn तक जाएगा, ठीक है, ऐसा। इसके बाद कुछ आउटपुट निकलेगा तो उसको इक्वल टू लगा के टोटल जो रिजल्ट मिला हमें उसको मैं कह दूं, जैसे बुक में लिखा हुआ फाइनल, तो फाइनल लिख लो, एफ ले लो, फाइनल। देखो यहाँ पे F1 F2 जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये चीज मैं चेंज करता हूँ, ये चीज मैं चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे y करता हूँ, यहाँ पे अगर x1 है तो क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पे आ जाएगा तो x1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये समझ पा रहे हैं ना। अब इतनी सारी चीजों से एक इंडस्ट्री चीज सामान बनाएगा, इतने सारे डिमांड, एक यूनिट मैंने निकाला है एक्चुअली में, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कर लोगे ना। तो इन सब का प्लस क्या है ये। तो अगर मैं अल्टीमेटली बात करूं कि ये क्या है, अगर इसको ये x1 जो मैं चेंज कर दूं y, मतलब इसकी वैल्यू मैं कर दूं y, मुझे मिटाना ही है बस, है ना, जैसे डिमांड चेंज होगी, तो यहाँ पे जो x1 है, ये तो यूनिट था ना x1, तो मुझे मल्टीप्लाई बाई y1 करना पड़ेगा, बताया था ना मैंने कि जो यूनिट पहले निकालते हैं हम, जैसे 100, फिर से एग्जांपल बता रहा हूँ, रिपीट चीजें कर रहा हूँ, 100 है, 100 रुपए, 100 रुपए का कुछ 10 रुपए का आपने सामान लिया है, 100 रुपए का सामान लिया है, 10 चीज या 10 पेंसिल या कुछ भी है, 10 कापियां हैं, ठीक है, तो आपको एक कापी 10 रुपए की पड़ी। अगर आपको 50 लेनी है तो आप उसी एक से मल्टीप्लाई करोगे ना 50, मतलब वही जो 10 आया है उससे मल्टीप्लाई करोगे ना 50 से, तो 500 रुपए का आएगी, तो आपके पास, मतलब मैं सिंगल यूनिट से मैं और भी चीजें मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ, तो वही यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, है ना,
तो डिमांड क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगी y2। तो क्या ऐसे आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तभी आएगा ना फाइनल रिजल्ट जो भी हमारा, है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है इसकी पूरे मैट्रिक्स की सॉल्व करने की, आपको ऐसे कुछ नहीं मिलने, आपको ऐसे भी मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मे भी कॉपी में ऐसे मिले ए एक्स, मतलब जो डिमांड है, प्लस जो डिमांड बदला है हमारा, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ एक्स प्लस एक्स एक्स, मतलब ओवरऑल डिमांड तो मतलब इसके इंडस्ट्री के हिसाब से ही आना चाहिए ना, तो वो है फाइनल रिजल्ट, आप ले लो ऐसा, नहीं है समझ। ये क्या है, ये इक्वेशन इससे बनेगी बिकॉज जब आप एक मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको जब मैं पहले देखो क्या किया, इसका सिंगल यूनिट निकाला, ठीक है, और मतलब अगर पूरे मैट्रिक्स का निकालूंगा तो सिंगल यूनिट निकालूंगा, उसके बाद उसमें डिमांड मैंने सबको प्लस किया, उसके बाद मुझे कोई रिजल्ट मिला है ना, F1 में लिख लूँ, यहाँ पे F लिख लेता हूँ, ले आओ तुम्हारी बात, F ले लो, जैसे बुक में दिया हुआ है, मैं X ही ले रहा था, F ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें F लेना पड़ेगा, कि हम चाहते हैं ये फाइनल जो हमारा पहले था, जो मतलब जो पहले चाहते थे उसी में हम कुछ चीजें प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो यूनिट वाला था, तो वही चीज मैंने यहाँ पे x लिया था और यहाँ पे भी x लिया था, ठीक है, ये डेरिवेशन करा रहा हूँ, एक्चुअली तो मैं आपको बताऊँ, एक फॉर्मूला है उसके लिए डेरिवेशन कर रहा हूँ, वो चीज समझ में आनी चाहिए, इसीलिए इतना होच पोच किया, पहले मैंने चीजें टेबल समझाई, फिर ये समझाया, अगर टेबल समझोगे तो ये समझ जाओगे आराम से, ये डिमांड चेंजेस हुई है, इसी को कहते हैं, ये जो डिमांड चेंज होती है ना, इसी को हम कहते हैं ओपन मॉडल, ठीक है, ओपन मॉडल कह देते हैं जो डिमांडेड चेंज हुई है, मतलब एट दी बेस दी एंड हम कहते हैं कि जो हमारी चीज है, जो इंडस्ट्री चाहती है वही देना है ना हमें, डिमांड चेंज यहाँ पे करना है तो क्या क्या चीजें चेंजेस आएंगी, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी, जैसे मान लो इसने वाई किया, तो यहाँ पे चेंज हो गया ना, वाई 1 मल्टीप्लाई हो गया ना, है ना, तो रिजल्ट कुछ और आएगा ना, तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट मुझे वही चाहिए जो कि यहाँ पे पहले वाला था, डिमांड चेंज करने के बाद, क्योंकि कंजप्शन जो हमारी हो वो, ऐसे मैं बताऊं कि जो भी लगे, कहते हैं ना इंडस्ट्री क्या चाहती है, यही चाहती है ना कि हम अगर कोई नई चीज ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे बैलेंस हो जाए, बाकी जो पिछले वाला है वैसे ही रहे, मतलब जो अगर नई चीज ऐड कर रहे हैं तो हम कहते हैं थोड़ा सा बढ़ जाए बस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हम, जैसे करोड़ों को बात हो रही है, तो करोड़ रुपए किसी को दिए, किसी इंडस्ट्री को, उसको दिए, कहे कि चल भाई तू ये सामान बना, फिर उसको डिमांड किया कि नहीं इसमें ये चीजें भी ऐड करनी है, उसने बताया कि भाई 1 करोड़ और लगेगा, वो कहेगा नहीं 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 कम करो कम करो, है ना, तो उस हिसाब से हम लेके चलते हैं, इससे हम एक इक्वेशन है, इससे हम मेन इक्वेशन बनाएंगे जो आपकी बुक में है, देखो ये डी है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, जो भी हमने अगर डिमांड क्या चेंजेस, मैंने कहा ना कि डिमांड लाने पे क्या चेंजेस आएगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, डिमांड लाया नवा तो क्या चेंजेस आ जाएगा, जो पहले वाला था उसको यहाँ माइनस कर दो, ये एक्स, ठीक है, उसके बाद आपने ये आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स एक्स बराबर है तो कॉमन ले लो, तो मैट्रिक्स के केस में जब वहां पे 1 लिखते हैं ना, मैट्रिक्स के केस में जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बनता है आई ए और एक्स, एक्स तो है ही यहाँ पे, कॉमन लिया मैंने एक्स को, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए बट मैंने आई लिया, आई का मतलब पता है ना, याद है पहले करवाया था मैंने, अभी तो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा था, चलो वीडियो देख लेना कोई बात नहीं, तो आई है ना, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो 1 लिखते हैं, यहाँ पे मैंने आई ले लिया क्योंकि मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है डायगोनल 1 1 होगी, बाकी सारी 0 होगी, ठीक है, अब ये जो आई है इस पे कंजप्शन लगती है, या मैं बोलूँ कंडीशन लगती है, मतलब अगर मान लो पहले रुक जाओ, इसको ना मैं चीजें देखता हूँ अभी, अगर एक्स इक्वल टू एक्स, हाँ ठीक है, अगर मुझे एक्स निकालना हो, जैसे मुझे निकालना तो फाइनल रिजल्ट है ना, यही निकालनी है, तो कुछ चीजें चेंजेस किया कि पहले डिमांड चेंज हुई,
है ना। तो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या चीजें आएंगी। अब मुझे एक्स निकालना है ना, तो क्या आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में। तो आपने पता होगा ये मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी भी मैट्रिक्स है, तो माइनस हो प्लस हो मैट्रिक्स में रिजल्ट आएगा। तो जब कोई पूरा मैट्रिक्स डिवाइड में चला जाता है, मतलब वन बाई डिवाइड में जाता है, उसे इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे फंडा बन रहा है एक्स बराबर, अब मैं एक्स, इसको एक्स इधर लिखूं या उधर लिखूं, ठीक है, एक्स बराबर डी, ठीक है, आई माइनस ए का इनवर्स। तो दिक्कत इसमें, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट मिलेगा। मान लो आपको एक मैट्रिक्स दी रहेगी ए दिया रहेगा, और आपको बोला जाएगा ए ओ आई ओ, मतलब इनपुट आउटपुट एनालिसिस करो, या इसका नाम बताया था, क्या था नाम दिया था, बता, लोएंटिफ, ठीक है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में पैराग्राफ 2 है, फर्स्ट लाइन, ठीक है। लोएंटिफ है इसका मॉडल, लोएंटिफ मॉडल, जैसे ये ऐसी कुछ चीजें आएगी मैट्रिक्स आपको, वो कहेगा लोएंटिफ मॉडल से, मॉडल से आप एक्सप्लेन करो या रिजल्ट दो। तो आपने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है। हाँ, यही मेन फॉर्मूला, इसी के लिए ये चीज की, और इसके लिए ये चीज की, इससे पहले वो चीज की। तो जो लेट आए हैं, शायद उनको समझ ही ना आए, जो पहले से थे उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, जो हमारा टोटल रिजल्ट निकलेगा, वो क्या निकलेगा, जो हमारी ये होगी, जो भी सेल्स परचेज, उसका हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर आइडेंटिटी से माइनस करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, और मल्टीप्लाई डिमांड जो हमारी रहेगी, ठीक है ना, जब डिमांड चेंज होती है। तो ये आ जाता है। आगे आगे देखते हैं, ये चीज जगह है अभी। उसके बाद यहाँ पे आता है हॉकिन सीमन कंडीशन, मतलब अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो क्या आप आगे सॉल्व करो कि नहीं करो, यहीं पे आ जाती है कंडीशन। मतलब क्या आप ये जो आपको दिया हुआ है, ये सही है कि गलत है, इसलिए मैंने कोई रैंडम नंबर नहीं लिया, आपने समझा, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे हॉकिंस, जब मैं बताऊं हॉकिंस सेवन, वहां पे कंडीशन गलत हो जाए। कंडीशन क्या है देखो, हॉकिन सेवन, हॉकिन सेवन मतलब एक कोई साइंटिस्ट होगा जो भी है, इसने एक कंडीशन लगाई, इसको एनालिस्ट करके, एनालिस्ट मतलब पढ़ के या जो भी है, इस पे प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट करके, कि अगर ये जो मैट्रिक्स है ना, पता है ना आपको ये मैट्रिक्स है, हाँ, जो मैट्रिक्स है उसका डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ, ये जो भी मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल फॉर्म होगा, अब मैं वापस बता रहा हूँ, डायगोनल फॉर्म होगा ना, वो होना चाहिए पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पहली कंडीशन। उससे भी पहले क्या है, ये दूसरी कंडीशन थी, कर लेना जो मर्जी, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आप देखो ये जो चीजें हैं, ये आपकी पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका निकालो डिटर्मिनर, किसका, आई माइनस ए का निकालो डिटर्मिनर, डिटर्मिनर भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी इसको आगे सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। और डिमांड आपको दिया रहेगा टेबल में, ठीक है, और आउटपुट टोटल क्या है आने वाला है वो भी दिया रहेगा, मैट्रिक्स आपको दिए रहेगी। ये मतलब ये जो ये चीज है ना, ये आपको लगाना है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट करवाता, जैसे मैंने अन अकेडमी का एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था, उसमें डायरेक्ट यहाँ लिखा था इनपुट आउटपुट एनालिसिस का मतलब होता है जो मैट्रिक्स होता है ना, उसको आप आइडेंटिटी से माइनस कर दो, वो मैट्रिक्स होता है। और अगर ओपन मॉडल का फॉर्मूला करना है, तो इसका फॉर्मूला ये था, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा होता है एक्स बराबर डी, और यहाँ बताया हुआ था कि डी मतलब डिमांड है, और आइडेंटिटी माइनस, और ये इनवर्स में था, डायरेक्ट बताया हुआ था। अगर 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 देख लो, अब यहाँ ओपन कर लिया ना, ओपन है मतलब क्लोज भी होगा कोई, क्लोज का मतलब है आपको ये चीज नहीं दी हुई है, सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ है, ठीक है ना। वो क्लोज का मतलब हो गया, ओपन का मतलब आपको फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो दिया हुआ है। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ एफ लिया या एक्स लिया है,
बिकॉज मुझे इसके साथ रिलेट करना था, मेरे को यहाँ पे भी एफ लेना था। आप कहते कि यार ये फाइनल रिजल्ट यहाँ कैसे आ गया, तो डिमांड चेंज हुई है ना उसके हिसाब से। सवाल अगर आए हैं, सवाल अगर आएंगे तो कर लेना। हाँ आगे सवाल दिया हुआ है आपको, देख लो पेज नंबर 3 पे देखो, वहां पे दिया हो ना इनपुट आउटपुट। तो यहाँ देखो एग्रीकल्चर जो है वो एक इंडस्ट्री है, वो क्या क्या चीजें बनाती है ना। एग्रीकल्चर अपनी एग्रीकल्चर की चीजें बनाती होगी। फिर एग्रीकल्चर को कंडक्ट करने के लिए मतलब वो इंडस्ट्री क्या क्या यूज करती है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर, सर्विस, फाइनल सर्विस, ठीक है। 3 चीजें यूज करती है। ये फाइनल डिमांड और टोटल आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी फाइनल डिमांड और टोटल है, राइट साइड देखो, है ना। उस हिसाब से ये जो मैंने बताया उसको मैट्रिक्स लेकर सॉल्व करना है। यहाँ स्टेप स्टेप बताए हुए, इट इज द आउटपुट ऑफ वर्थ फोर 400 करोड़ विच इज अलोकेटेड टू फॉलोज 10 100 करोड़, मतलब ये करोड़ दिए हुए, ठीक है। चलो आगे ये दिया हुआ है सवाल, जो मैं यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, काफी आगे आ गया। मैंने थ्योरी वगैरह जो भी आपने जो मैंने बताया ना वही थ्योरी में यहाँ लिखी हुई है पीछे चीजें, इसकी एजम्पशन भी लिखी हुई है तो पढ़ लेना। ये सारी थ्योरी स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनते हैं, जो मेन जो मैंने बताया वो इसी का देखो। ये जो हमारा दिया हुआ है जर्नल इक्विलिब्रियम 3 इंडस्ट्री केस, उसमें देखो यहाँ पे लगाया हुआ है लोएंटिव इनवर्स, पेज नंबर 34 पे देखो 2.13, वहीं पे 34, ठीक है। वहां पे देखो दिया हो ना, यही मैट्रिक, यही की टेबल है, उसी को क्या किया है 30 से डिवाइड किया, फाइनल डिमांड से डिवाइड किया। नहीं सॉरी, हाँ क्या किया 30 से नहीं, इससे डिवाइड किया है, क्या कहते हैं टोटल से डिवाइड किया हुआ है ना। जो मैंने यहाँ पे एक्स लिखा हो, एक्स वन क्या था, अच्छा मिटे दिया मैंने। एक्स वन क्या था, जो टोटल था, और जो डिमांड चेंज होगी उसके हिसाब से, तो यहाँ पे किया हुआ है वैसे ही। तो आप देखो जो एग्रीकल्चर का टोटल है वो 1/16 आ गया। बट जो उधर वर्टिकल में अगर हम ले कि एक एग्रीकल्चर को मैन्युफैक्चर करने के लिए 1 यूनिट कितना चाहिए, तो 1 यूनिट दिया हुआ है ना, देखो नीचे टोटल में 1 लिखा हुआ है। तो वो मैं बताया था ना कि अगर मान लो इंडस्ट्री को 1 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट यहाँ निकाला हुआ है, यहाँ देखो नीचे में, ठीक है ना। चलो, और ये जो यूनिट वाला बताया था ना, यूनिट जो निकालने थी, जैसे जो एग्जांपल दिया था 100 ले लो, 100 में 100 किताबें ली हैं, 100 कापियां ली हैं, तो 1 यूनिट कितना, इसको बोलते हैं, इसका टर्म है यहाँ पे था, कहाँ गया, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो टर्म बताने से बढ़िया मैंने एग्जांपल बता दी आपको। उसी को जो यूनिट निकालते हैं ना, सिंगल यूनिट, कि 1 यूनिट पे कितना कितना चार्ज लग रहा है, तो उसको कॉफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो सके तो लिख लेना, वही है। और ये देखो, आप इससे अब रिलेट कर पा रहे होगे, x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लिखा हो ना यहाँ पे कॉफिशिएंट ए, फिर वहां से उसने x इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स बी निकाला हुआ है। तो मैंने वही चीज की है, इसलिए आपको ये चीज बताई थी कि आपको ऐसे मिल जाए तो आप ऐसे निकाल सकते। वहां पे बी लिया हुआ है, यहाँ डी लिया है मैंने बुक में। तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, और x की फाइनल वैल्यू जो है हमारी पीछे निकली हुई है, देख लेना। हो जाओगी, NLCIT होगी, अजय हुई नहीं, बिकॉज पिछे जी वीडियो बनी सी वो सही नहीं बनी सी, मतलब या मैं बोलूँ कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया सीगा, कदे ਇਹਦੀ प्रॉब्लम आ जाती सी, कभी माइक की प्रॉब्लम आ जाती। तो इसी के साथ एक टॉपिक है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इसमें हमें देखो ये आपका ज्यादा वो नहीं है, बट इसमें हमें निकालना होता है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, लेबर
लेबर और वर्क, ठीक है, कि एक लेबर ने कितना वर्क किया, ये चीज निकालनी होती है। ये आपका टॉपिक है नहीं, मे बी आई भी ना, क्योंकि ये मैंने बताया था ना इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमिक्स की है, उसमें ये चीज आ जाती है, इक्विलिब्रियम प्राइसेस, डिटर्मिनर्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइसेस। तो आपका छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, मे बी इसे पढ़ लेना बस नॉलेज के लिए, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना तो टेबल समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो जरूर कल पूछ लेना मुझसे, चैप्टर खत्म आपका ये, ठीक है। हाँ, यूज कहाँ पे है, ये आप अपने उसी के लिए पढ़ोगे ना, यूज और लिमिटेशन क्या है। ये सुनो सुनो सुनो, एक चीज आपको बता देता हूँ, एक चीज आपको और बता देता हूँ, जो यूजेस है और लिमिटेशन है, ये पढ़ लेना, बिकॉज एक एक दोनों नंबर में आ जाते हैं, ठीक है ना, पेपर में। सो ये पढ़ने के लिए, ये यूज कहाँ पे होती, इंडस्ट्री लाइन में मैंने बता दिया। अब ये ज्यादा ब्रीफली करेंगे कि गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होगा, इंडस्ट्री में यूज होगा, कोई कॉपरेटर या ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करेगी, ऐसी चीजें बता देंगे इसमें। चलो, मैं फंक्शंस की बेसिक करता हूँ, बिकॉज आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, सो मुझे थोड़ा फंक्शंस बताना पड़ेगा, बिकॉज यूनिट 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट है, ठीक है। फंक्शंस करें, चलो चलो। फंक्शंस, मैं आपको फंक्शंस बताने के लिए मैं ग्राफ यूज कर सकता हूँ। एक ग्राफ के ओरिजिन में, ये जहाँ ये वाई एक्सेस होती है पहले तो, ये जान लो, ये वाई डैश क्यों लिखा है, वाई डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, मतलब इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जो ये दोनों इंटरसेप्ट करते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन में ऑलवेज होता है जीरो, मतलब जीरो होता है, ये पता है ना। टॉपिक ये नहीं है, मैं आपको फंक्शन जब कराऊं तो आपको ग्राफ के बारे में, बिकॉज आने उसी पेज पलटोगे तो आपको ग्राफ दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में कैसे आएगा, तो इसलिए एक बार रिवाइव करवा दे रहा हूँ, आज टाइम है हमारे पास, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ होता है। मैं नहीं चाहता कि नंबर में शो करूं आपको, आपको पता ही है, ठीक है। हम गिन लेंगे, कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, हम गिन लेंगे यहाँ पे। चलो, जो मैंने उधर पीछे शुरुआत में जब करवाई थी, तो आपको बताया था एक पॉइंट का होता है, मान के चलो 3x+y, ठीक है, इक्वल टू 12 है, मान के चलो। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाती है। अगर मैं इस सारे को किसके बराबर कर दूं, बड़े वाले x के कर दूं, बड़े वाले x मतलब ये, तो ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है इसमें मुझे पता लग जाएगा ना। वैसे वैसे ही जब मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल्स आ गए, जैसे x और y, या x1 x2, ठीक है, x1 x2 नहीं होगा, x और y अलग अलग, ठीक है। तो 3x प्लस क्या था यहाँ पे 4y इक्वल टू 25 ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिलेगी, अगर एक और ले लो तो 4x, मतलब ये अकेले तो निकाल नहीं पाएंगे ना, निकाल सकते हैं अगर हमें ये दिया हो तो निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। x और y मल्टीप्लाई दिया हो, कुछ दिया हो, मान के चलो 9, तो हम
पहले x की वैल्यू इसको डिवाइड में डालेंगे, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर हमारे पास कौन सा बनेगा, ये वाला फॉर्म बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स फिर 1, मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब ये है। अब यहाँ पावर कई बार 3, मतलब 3 इक्वेशन है तो 3 हो जाएगी, 4 हो जाती है ना। चलो, तो ये तो सॉल्व, छो इसको, ये तो सॉल्व करने के लिए, तो ये इक्वेशन से ऐसे ही पॉलिनोमियल बनती है, लेकिन हमें पॉलिनोमियल नहीं बनाना है। चलो अगर बना भी देते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी ना, एक्स और वाई की वैल्यू। अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक पाथ मिलेगा। पाथ मतलब समझते हो, एक रास्ता। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू एक्स पे होगी ना कोई, मान के चलो बहुत कम चांस होता है, अगर 0 0 होगी तो मान लो एक्स और वाई ओरिजिन पे है बैठे हुए। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पे है 1 2 3 और वाई की वैल्यू यहाँ पे है 4 पे, 4 है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं कि 2 पॉइंट मिल गए, इनका कोऑर्डिनेशन अगर मैं मिला दूं कि चल यार 2 कोऑर्डिनेशन, तो ये समझ पा रहे हो, मैंने बोला था ये एक लाइन ऑफ इक्वेशन होती है, इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन है, इसे समझ पा रहे हो ना, मैं उस हिसाब से ले पा रहा हूँ। तो ये एक्चुअली में ग्राफ में कैसा शो हो रहा है, ये भी फंक्शन करता है, ठीक है। ग्राफ में कैसे शो करवा रहे हैं या कुछ, जैसे मान लो अगर ये है 3x प्लस 4 लेस देन 5, तब आप क्या करोगे, यहाँ तो इक्वल किया था ना आपने, लेस देन 5 है, तो आप कंडीशन चेक करोगे ना कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पुट करने पे लेस देन 5 आ रहा है, तो x की मल्टीपल वैल्यू है। तो ऐसी चीजें फंक्शंस में यूज होती हैं। तो अगर आ गई आपको तो हम ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ इसलिए बताया था कि ग्राफ में ऐसे बना लेते हैं, अगर 2 होगी ना, अगर 2 होगी तो हम प्योर पता कर पाएंगे, इनके बीच के पॉइंट भी पता कर पाएंगे अगर 2 एक्स वाई होगी तो। अगर वो क्रॉस करती होगी, है ना, तो अगर एक क्रॉस है तो यूनिक वैल्यू, याद है बताया था अभी, डिटर्मिनर करते थे, यूनिक वैल्यू है कुछ भी है। तो फंक्शन इसलिए हम सीख रहे हैं ताकि हमें कोई क्या कोई इक्वेशन दी हुई है उसकी फंक्शनैलिटी, जैसे आपने सुना होगा साइन 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 एक्स या साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा का अगर मैं फंक्शन बताऊं कि साइन थीटा कैसे काम करता है, तो मुझे ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे समझ लो कि शो करने के लिए मुझे ग्राफ का यूज करना पड़ता है, इसलिए आपको ग्राफ बताया। तो साइन थीटा काम करता है ऐसे, साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट है, ठीक है। अब कॉस थीटा का कैसे होता है, अब मैं कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ा नहीं ना, और 90 से स्टार्ट होता है, इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करती है। जैसे थीटा की वैल्यू आप रखोगे कुछ, जैसे कि थीटा मतलब एंगल, है ना, 0 रखोगे तो 0 आएगा, 90 रखोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 मान लो, है ना। 180 रखोगे तो -1 आएगा, ये -1 मान लो, ठीक है। ये है ना, तो ये मान लो 90, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया ना 180 आ गया ना, या अगर 90 है तो यहाँ 180 आएगा। 180 मतलब समझ 9 गुना 2, 90 गुना 2, तो यहाँ मान लो 180 है, तो इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है, -1 में। तो ऐसे चीजें हम दिखा सकते हैं, और ये उनकी बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कहने का मेरा मतलब ये था कि ग्राफ हम इसीलिए, ग्राफ अगर आ गया तो आप ऐसा मत सुनना आप ग्राफ पढ़ेंगे, नहीं, ग्राफ हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि फंक्शन को हम शो कर पाए कि फंक्शन ऐसे काम कर रहा है। टेन थीटा का ऐसे होता है, मैं आपको 2 3 फंक्शन बता रहा हूँ, ये जो फंक्शन होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा जो भी पढ़ रहा हूँ ना, फंक्शन होता है। ये होता है ऐसे, देखा है ना, टेन थीटा 90 इनफाइनाइट होता है, कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 90 पे अप्रोच बहुत कर लेगा तो इसकी वैल्यू पता ही नहीं क्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे डॉट डॉट भी लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ रिप्रेजेंट जब करें तो आप ये दिमाग में लगाएं कि अच्छा ये फंक्शन को शो करने के लिए हमें मतलब हमें बताने के लिए ग्राफ बना रहा है, ठीक है ना। अब एक इक्वेशन मैंने लिखी पॉइंट की, तो उसका मैंने एक पॉइंट बता दिया। अब मैंने इक्वेशन लिखी लाइन की, तो ये भी एक फंक्शन है, उसको शो करने के लिए ग्राफ यूज कर लिया। तो वैसे ही आगे अगर कोई फंक्शन आ गया, मुझे जरूरत पड़ा कि अच्छा ठीक है इसको शो कर सकते हैं ग्राफ पे,
ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है तो कर दो। ज्यादा ही मुश्किल हुआ था फिर। ठीक है। फू, चलो कल कल करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस में हम करेंगे जैसे कि कुछ होते हैं जैसे ऑन टू फंक्शंस होते हैं। ऑन टू, वन टू, वन वन, वन वन, फिर और भी दो तीन होते हैं, मुझे याद नहीं है। मैं याद नहीं रखता चीजों को, जब करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है। फंक्शन ऑलवेज दो चीजों में कंपेयर होता है, देखो ये पूरा फंक्शन है और ये मोस्ट वैल्यू है। तो इसको अगर मैं बनाऊं दो ग्राफों में, मेन चीज तो बताया ही नहीं, भेज रहा हूं आपको। ये फंक्शन से ये वैल्यू है ना, तो जो फंक्शन होती है इसको मैं यहाँ ऐसे लिख लूं और ये फंक्शन की वैल्यू लिख लूं। फंक्शन की भाई वैल्यू है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये लेस देन 5 है, तो मतलब 5 से नीचे जितने भी हैं, तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अब मैंने कोई वो तो लगा नहीं रखा बाउंडेशन, तो माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है। अब अगर मैं इसको 1 डालूं तो होगा, एक्स की जगह 0 डालूं तो जीरो का मैप कर दिया मैंने, मतलब 0 0 से मैच कर रहा है। और कोई है 1 डालूं तो, -1 डालूं तो, मतलब माइनस का मैं कह दूं कि माइनस का मैं पूरा इन्फिनिटी डाल सकता हूं इसमें, 0 तक डाल सकता हूँ, ये सारी की वैल्यू इसमें मैच कर जाएगी यहाँ से, बट ये सारी मैच नहीं करेगी। तो आप देख पा रहे हो इनकी कितने सारी वैल्यू पेयर होंगे ऐसे ऐसे, मतलब इनफाइनाइट, -1, -2, वो सारे इसमें मैच करेंगे। तो जो इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज। अब डोमेन रेंज जब भी आ जाए तो मतलब ये समझना, रेंज का मतलब जहां तक वो जा रहा है, डोमेन का मतलब जहां से जा रहा है। ठीक है। या मिरर, मिरर में बात करूंगा कल, ब्रीफली बात करूंगा, अभी ऊपर ऊपर देख लो कल, क्योंकि बच्चे और भी आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलो।